नमस्कार बच्चों। आज हमारा विषय है 9वीं क्लास का 5वां पाठ जीवन की मौलिक इकाई। जैसे ये शब्द आपके मस्तिष्क में जाता है मौलिक इकाई, ये तो अलग अलग शब्द है। मौलिक मतलब ऐसी वस्तु जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए बहुत आवश्यक है, उसके बिना हमारे कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकते। जैसे कि वायु में ऑक्सीजन गैस, ये एक हमारी मौलिक जरूरत है, या भोजन, ये एक हमारी मौलिक जरूरत है। तो बच्चों, अब आप मौलिक शब्द का अर्थ समझ गए होंगे। और इकाई का अर्थ है एक। जैसे कि हम एक दीवार की बात करें, दीवार बहुत सारी ईंटों से बनी हुई है, तो लेकिन कौन सी मौलिक इकाई से बनी है? ईंट से। तो ईंट क्या हो गया? एक मौलिक इकाई। जैसे किसी का वजन 10 किलोग्राम है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो उसका वजन है एक इकाई से 10 गुना ज्यादा है। या समय की क्या इकाई है? एक सेकंड। अगर हम बोलते हैं कि वक्त 1 मिनट हुआ है, तो इसका मतलब वो 60 गुना ज्यादा है एक सेकंड। तो जिस प्रकार से मैंने अभी आपको पहले उदाहरण दिया था कि जो दीवार है वो एक ईंट से बनी हुई है, उसी प्रकार जो हमारा शरीर है वो भी बहुत छोटी छोटी इकाइयों से बना हुआ है। उस इकाई को हम कोशिका कहते हैं, सेल। अंग्रेजी में कोशिका को हम सेल कहते हैं। तो सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक हुए। उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया और उन्होंने कॉर्क पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। तो उन्होंने क्या किया, कॉर्क की बहुत पतली परत काटी और उसको सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा। जैसे ही उन्होंने उसको उसके नीचे देखा तो उन्हें कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देने लग गई। और ये संरचनाएं उन्हें ऐसा लगा जैसे कि बहुत छोटे कमरे हो। जेलों में बहुत छोटे छोटे कमरे होते हैं जिन्हें हम सेल कहते हैं, तो जिससे सेल शब्द की उत्पत्ति हुई। कोशिका को अंग्रेजी में सेल भी कहते हैं। फिर इसके बाद 1674 में ल्यूवेनहुइक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका देखी, स्वतंत्र जीवित कोशिका। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, कॉर्क क्या है? वृक्ष की छाल से प्राप्त है और ये एक मृत कोशिका है। तो ल्यूवेनहुइक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम स्वतंत्र जीवित कोशिका देखी। देखिए, यहां पे हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि खोज और आविष्कार में बहुत अंतर होता है। खोज का अर्थ है जो चीज पहले से मौजूद है उसे खोजना, और आविष्कार का मतलब है जो चीज पहले से मौजूद नहीं थी उसे बनाया गया। आविष्कार कृत्रिम होते हैं, मनुष्य द्वारा किए जाते हैं। तो इन शब्दों पे कभी कंफ्यूज मत होना। खोज मतलब जो चीज पहले से मौजूद थी उसको खोजा गया, और आविष्कार का अर्थ है कि उसे मनुष्य ने बनाया। जैसे कि बल्ब, मनुष्य ने उसे बनाया। तो अब हम अपने विषय पे आगे बढ़ते हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई। यहां 2 शब्द मैं बोल रहा हूं, आप फिर गौर फरमाइए। संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई। जैसा कि मैं पहले भी आपको उदाहरण दे चुका हूं, दीवार किससे बनी है? ईंटों से। तो ईंट क्या है? दीवार की संरचनात्मक इकाई। यह हम किसी चेन की बात करें, चेन किससे बनती है? छल्लों से। तो बहुत सारे छल्ले हैं, उसमें से जो एक छल्ला है वो क्या है? संरचनात्मक इकाई। इसी प्रकार जो जीव हैं वो एक कोशिक जीव भी हो सकते हैं और बहुकोशिक जीव भी हो सकते हैं। यहां ध्यान दीजिए, एक कोशिक जीव ऐसे जीव जिनका संपूर्ण शरीर
केवल एक कोशिका से बना है। उदाहरण अमीबा। आप सबने अमीबा देखा होगा। अगर आप देखें, अमीबा एक कोशिक जीव है। एक कोशिक जीव अर्थ केवल एक कोशिका का बना हुआ है और इसे अपने जीवन यापन के लिए सभी कार्य संपन्न करने पड़ते हैं, सभी जैव प्रक्रम करने पड़ते हैं। जैव प्रक्रम ऐसे कार्य जो इसकी उत्तरजीविता को बनाए रखे, जैसे कि श्वसन, सांस लेना, उत्सर्जन, बेकार पदार्थों को बाहर निकालना, संवहन। तो इस प्रकार की जो प्रक्रम है, इस कोशिका को सभी प्रकार के प्रक्रम करने पड़ते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का श्रम विभाजन नहीं है। तो जब मैं संरचनात्मक इकाई की बात कर रहा था, तो जो इसकी संरचनात्मक इकाई है वो केवल एक ही कोशिका है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव, जैसा कि नाम आपको बता रहा है, ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, वहां बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर एक बहुत बड़े जीव का निर्माण कर रही है। तो जिस प्रकार से जो दीवार है, छोटी छोटी ईंटें मिलकर दीवार बना रही है, तो उसी प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक जीव बना रही है। हम इधर ध्यान देते हैं कोशिका का संगठनात्मक स्तर। जब हम बोल रहे थे, तो या संगठनात्मक स्तर पे हम कोशिका की कौन सी स्थिति है, आप देखिए। परमाणु मिलके क्या बनाते हैं? अणु। दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। और बहुत सारे अणु, मैं कहूंगा जटिल अणु, मिलके किसका निर्माण करते हैं? कोशिका। अगर आप देखें अणु और परमाणु, ये अजैव रूप। अजैव रूप का अर्थ है कि इनमें जीवन नहीं है। लेकिन जैसे ही हम अगले स्तर पर जाते हैं, देखो पहला स्तर परमाणु, अणु, अब मैंने बोला कोशिका। तो जो कोशिका है, जीवन है इसमें। कोशिका ऊतक बनाती है, ऊतक अंग बनाते हैं, अंग अंग तंत्र बनाते हैं और अंग तंत्र व्यष्टि यानी एक जीव बनाता है। देखिए कोशिका, ऊतक क्या है? बहुत सारी कोशिकाओं का समूह है जिनकी संरचना और कार्य एक समान है। अंग, बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर एक अंग बनाते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। जीवा, जो हमारी जीव है, उसमें मांसपेशी भी है, उसमें रक्त भी है, उसमें तंत्रिका कोशिकाएं भी हैं। तो जो जीव है एक अंग है और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतक हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों ने मिलकर क्या बनाया? अंग बनाया। और अलग अलग अंग मिलके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। उदाहरण पाचन तंत्र। हमारे पाचन तंत्र में दांत भी है, जीवा भी है, ग्रसिका भी है, क्षुद्रांत्र है, वृद्रांत है, यकृत है। ये सारे विभिन्न अंग मिलके अंग तंत्र का निर्माण कर रहे हैं और जिन अंगों का नाम मैंने लिया वे सभी मिलके एक कार्य कर रहे हैं, भोजन का पाचन, तो वो पाचन तंत्र कहलाए। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर संवहन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है और ये सारे विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र मिलके एक व्यष्टि, एक व्यक्ति, एक जीव का निर्माण करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई क्यों कहा। क्योंकि जो जीवन की जो शुरुआत है वो सबसे छोटे स्तर पर कोशिका से, और क्रियात्मक इकाई देखिए, अणु और परमाणु अजैव हैं, इनमें किसी प्रकार की भी क्रिया नहीं हो रही। लेकिन यहां पे एक कोशिका को अपने जैव प्रक्रम को सुचारू रखने के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। इसे श्वसन करना पड़ता है, इसे उत्सर्जन करना पड़ता है, चाहे वो एक कोशिक जीव चाहे बहुकोशिक जीव। एक कोशिक जीव में भी एक कोशिका को सारे जीवन यापन के काम करने पड़ते हैं। बहुकोशिक जीव में भी एक कोशिका को अपने जीवन यापन के सारे कार्य करने पड़ते हैं। उसे उत्सर्जन करना पड़ता है, उसे संवहन करना पड़ता है, श्वसन करना पड़ता है। तो इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई कहा गया है। तो
अब मैं बात करूंगा कोशिका के सिद्धांत की। हमारे दो वैज्ञानिक थे, एम सिल्डन और टी स्वान। उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। सर्वप्रथम उन्होंने मुख्य रूप से पहली दो बातें बताई। कोशिका सिद्धांत का पहला भाग ये कहता है सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने, यानी कि जो भी जीवित वस्तु, जो भी जीवित है, जिस वस्तु को हम जीवित कह रहे हैं या जिस जीव को हम जीवित कह रहे हैं, वो किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से। चाहे वो एक कोशिक जीव हो, चाहे वो बहुकोशिक जीव हो, सभी जीव किससे बने हुए हैं? कोशिकाओं से बने हुए हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई। इस पे मैंने आपको चर्चा की थी कि कोई भी जीवन है, जो जीवन है जिसमें हम जीवन बोल रहे हैं, तो सबसे जो छोटा स्तर है वो किसका है? कोशिका का है। और सबसे छोटे स्तर पर जो जीवित कोशिका ही है और वो सबसे छोटे स्तर पर कार्य कर रही है, तो इसलिए हमने उसे कार्यात्मक इकाई भी कहा है। और रल्डोफ विर्चो नामक एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने इस कोशिका सिद्धांत में तीसरा बिंदु जोड़ा। कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। इसका अर्थ ये है कि ये जो सभी कोशिकाएं हैं अपने आप नहीं बनती हैं, इनका जन्म इनसे पहले वाली कोशिकाओं से होता है। एक कोशिका दूसरी कोशिका का निर्माण करती है, अपने आप से नहीं बन सकती। बेशक से वैज्ञानिक जानते हैं कि जो कोशिकाएं हैं इनमें क्या क्या रसायन हैं, क्या क्या इनका संगठन है, लेकिन फिर भी वो जीवन उत्पन्न नहीं कर पाए। तो इसलिए हम कहते हैं कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। एक कोशिका के विभाजन के पश्चात नई कोशिकाएं बनेंगी और वो कोशिकाएं फिर आगे विभाजित होंगी और उससे फिर नई कोशिकाएं बनेंगी। अब हम बात करेंगे कोशिकाओं की आकृति। ये मैंने कुछ कोशिकाएं बनाई हुई हैं। चिकनी पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, रुधिर कोशिका, अस्थि कोशिका। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, ये मैंने एक जीव कोशिका भी बनाई है, अमीबा। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, ये जो सभी कोशिकाएं हैं इनका आकार भिन्न भिन्न है। अब सवाल ये उठता है कि इनका आकार भिन्न भिन्न क्यों? क्योंकि इनके कार्य भिन्न भिन्न है। जो बहुकोशिकीय जीव है उनमें श्रम का विभाजन होता है, यानी कि जो बहुकोशिक जीव है बेशक से बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ है, लेकिन उसमें जो सभी कोशिकाएं हैं उनका कार्य आपस में बांट लिया गया है। तो उनके कार्य के अनुरूप उनकी संरचनाएं भी क्या है? भिन्न भिन्न है। जैसे कि चिकनी पेशी। पेशी कैसे काम करती है? फैलकर और सिकुड़कर। आप सभी अपना दाहिना हाथ उठाइए और यहां पे छुइए। देखिए, जब आप इसको ऐसे करते हैं तो ये पेशियां शिथिल हैं, और जैसे ही आप इसे ऐसे करेंगे तो पेशियां क्या हो गई हैं? टाइट हो गई हैं, सिकुड़ गई हैं। तो चिकनी पेशी का आकार इस प्रकार का क्यों? ताकि ये शिथिल हो जाए या सिकुड़ जाए या शिथिल हो जाए। अब तंत्रिका कोशिका, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तंत्रिका कोशिका का मुख्य कार्य होता है सूचना का प्रसारण। किस प्रकार से सूचनाओं को एक स्थान से एकत्रित करके दूसरे स्थान तक ले जाएं। तो इसलिए जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? लंबी होती हैं। रुधिर कोशिकाएं, अब आप सब जानते हैं रुधिर यानी रक्त की कोशिकाएं कैसी होनी चाहिए? गोल। क्यों? ताकि वो आसानी से बह सके। कि हमारा रक्त प्रवाहित होता है, हमारा रक्त संवहन तंत्र का हिस्सा है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होता है, तो इसलिए उसकी कोशिकाएं गोल होती हैं। इसी प्रकार से जो अस्थि कोशिकाएं उनका भी आकार भिन्न भिन्न है। हाँ, यहाँ पे एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, लगभग इन सभी कोशिकाओं का आकार निश्चित है, लेकिन जो अमीबा है, एक कोशिक जीव है, इसकी कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता। अमीबा अपना आकार बदल सकता है। एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए यहाँ पे खाद्य कण है, तो ये अपने इस प्रवर्ध को इस प्रकार से बढ़ा देगा और धीरे धीरे से और आगे बढ़ा देगा और इस प्रकार से भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लेगा। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक और कभी चर्चा करेंगे। तो यहां पे आपने देखा
कि जो अमीबा है एक कोशिक जीव है, लेकिन इसकी आकृति निश्चित नहीं है, लेकिन चिकनी पेशी, तंत्रिका, इनकी लगभग जो आकृति है वो निश्चित रहती है। अब हम कोशिकाओं के आकार के बारे में भी बात करेंगे। कुछ कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं और कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी होती हैं, जैसे कि तंत्रिका कोशिका। इसकी जो लंबाई है लगभग 1 मीटर तक पहुंच जाती है। क्यों? आपको जैसे मैंने चर्चा करके बताया था कि इसका मुख्य काम होता है सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। अब ये नहीं सोचें कि मतलब अगर कोई जीव बड़ा है तो उसकी कोशिकाएं भी बड़ी होंगी। जैसे उदाहरण की बात करता हूं मैं, हाथी। अब आप ये बिल्कुल ना सोचें कि हाथी का आकार बड़ा है तो उसकी कोशिकाओं का आकार भी बहुत बड़ा होगा। जो अंतर है वो मुख्य रूप से कोशिकाओं की संख्या में। या मान लीजिए मैं थोड़ा सा मोटा हूं, एक व्यक्ति पतला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कोशिकाएं बहुत मोटी हैं और उस पतले व्यक्ति की कोशिकाएं छोटी हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि मेरे अंदर उस पतले व्यक्ति की तुलनाओं में कोशिकाओं की संख्या अधिक। तो इसलिए को जो कोशिकाओं का आकार है वो लगभग सभी जीवों में लगभग समान रहता है। अब सवाल उठता है कि कोशिकाओं का संगठन क्या है, कोशिका में मुख्य रूप से क्या होता है। मैंने एक चित्र पहले से बनाया हुआ ताकि मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए और समय की बर्बादी ना हो। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, ये कोशिका है। कोशिका को जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था सेल कहा जाता है अंग्रेजी में। तो आप देखिए मुख्य रूप से 3 चीजें। कोशिका के चारों ओर एक घेरा है जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, और फिर आप बीच में देखिए, इसे मैंने हरे रंग से दर्शाया होगा, ये केंद्रक। केंद्रक जैसा कि नाम बता रहा है ये कहां मौजूद है, केंद्र में मौजूद है। हाँ, लेकिन सभी कोशिकाओं में ये एकदम केंद्र में नहीं होता है, हम चर्चा करेंगे कभी। और फिर अगर आप ध्यान दें, इस केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में एक द्रवनुमा पदार्थ होता है। इसे हम सेमी सॉलिड भी कह सकते हैं या अर्ध ठोस कह सकते हैं। इसका नाम इन्होंने कोशिका द्रव्य रखा है। कोशिका द्रव्य। सबसे बाहर क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है? कोशिका द्रव्य। और केंद्र में बीचों बीच क्या होता है? केंद्र होता है। अगर आप इन सभी कोशिकाओं को देखें, लगभग सब में एक रूपता है। एक रूपता कहने का अर्थ है आकार में तो नहीं, लेकिन सब में ये 3 चीजें हैं। कौन सी 3 चीजें हैं? प्लाज्मा झिल्ली देखिए, बीच में सब में क्या है? केंद्रक, 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 और केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में क्या मौजूद है? कोशिका द्रव्य। केंद्रक और कोशिका द्रव्य को मिलाकर हम जीव द्रव्य भी कहते हैं। केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ये दोनों इकट्ठे जीव द्रव्य भी कहलाते हैं। जीव द्रव्य को अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं।